हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो लेक्चर में, जहां हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं कोलोइडल डिस्पर्जेंस का पार्ट 2। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी। हम आगे उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे। तो जो ये 4th सेमेस्टर का कोर्स चल रहा है, इसके कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स आपको कटारिया फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको इन वीडियो लेक्चर के नोट्स हमारे कटारिया फार्मेसी के ऐप पर मिल जाएंगे। आप वहां जाकर उनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कैसे कैसे कोलोइड्स को डिफरेंशिएट किया गया है दो अलग अलग टाइप में, लायोफोबिक और लायोफिलिक के रूप में। अब हम देखेंगे कि इनकी एक समरी टेबल बनाई है जिसके अंदर इनकी प्रॉपर्टीज और इनकी सारी डिटेल्स को हमने समराइज किया है। तो वो टेबल है जिसके अंदर हम इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे और इनके अंदर क्या क्या चीजें होती है वो हम देखेंगे। ये रिवीजन के लिए आपके लिए आसान रहेगी। तो अट्रैक्शन ऑफ फॉर मीडियम, जो मीडियम होता है हमारा डिस्पर्स मीडियम, उसके लिए अट्रैक्शन ज्यादा किसका होता है? लायोफिलिक का ज्यादा होता है और लायोफोबिक का कम होता है। और स्टेबिलिटी हमने देखी थी कि जो हमारे लायोफिलिक होते हैं वो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है ना इनमें मीडियम के लिए, इस वजह से। और साथ ही साथ जो लायोफोबिक होते हैं उनका स्टेबिलिटी कम होती है। रिवर्सिबिलिटी आप देख सकते हैं, ये रिवर्सिबल होते हैं, ये रिवर्सिबल होते हैं। प्रिपरेशन इनका आसान होता है, इनका डिफिकल्ट होता है। विस्कोसिटी भी लायोफिलिक की ज्यादा होती है और लायोफोबिक की कम होती है। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, की इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या इफेक्ट पड़ता है इन पे? जो लायोफिलिक होते हैं उन पे इलेक्ट्रोलाइट्स का इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है, जबकि लायोफोबिक बहुत ही भारी रूप में इससे प्रभावित होते हैं। प्रोटेक्टिव एक्शन, ये जो टर्म है प्रोटेक्टिव एक्शन, इसको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अभी आप सिर्फ इतना देखिए कि ये लायोफिलिक कोलोइड्स हैं, इनके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं और लायोफोबिक कोलोइड्स में ये एब्सेंट होते हैं। तो हम अब आगे देखेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड, की कोलोइड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। कोलोइड सिस्टम शोज 3 मेन प्रॉपर्टीज, है ना। जो मेन 3 प्रॉपर्टीज जो कोलोइड सिस्टम शो करते हैं वो होती है, एक तो हमारा टिंडल इफेक्ट हो गया जिसके अंदर आएगा, वो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होती है। और दूसरी एक काइनेटिक प्रॉपर्टी आप देख सकते हो, इसमें हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और तीसरी हमारी इलेक्ट्रोफोबिक या इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड होती है वो प्रॉपर्टी। तो देखते हैं, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी हो गई पहली, दूसरी काइनेटिक प्रॉपर्टी और तीसरी हमारी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। इनको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। जो पहले नंबर पे हमारी वो है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में एक नाम आता है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट आप लोगों ने 12th में भी पढ़ा होगा, पर मैं आपको अभी फिर से बता दूं कि जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, मतलब जब लाइट जो पार्टिकल से टकराती है तो वो एक पाथ शो करते हैं, मतलब रेज का पाथ शो कर देते हैं कि किस डायरेक्शन से लाइट आ रही है और कहां को जा रही है। तो वो जो इफेक्ट होता है, वो जो फिनोमिनन होता है, उसे हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोइडल पार्टिकल्स। जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं वो जब लाइट से टकराते हैं, स्कैटरिंग मतलब टकराते हैं और फिर बिखरते हैं, तो इसी को ही टिंडल इफेक्ट कहते हैं। इसके बाद हम आगे देखेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन है कि कोलोइडल पार्टिकल्स स्कैटर लाइट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। कि जब लाइट इन पार्टिकल से टकराती है तो ये लाइट का पाथ शो कर देते हैं हमें कि लाइट किस डायरेक्शन से आ रही है और किधर को जा रही है। प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है ना। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि यूज टू डिस्टिंग्विश कोलोइड्स फ्रॉम ट्रू सॉल्यूशंस। कि ट्रू सॉल्यूशन से कोलोइड्स को डिफरेंशिएट करने में, अलग करने में या उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। हेल्प्स इन डिटेक्शन ऑफ कोलोइड पार्टिकल्स, कोलोइडल पार्टिकल्स के डिटेक्शन में भी हेल्प करता है। इसके एग्जांपल है सनलाइट एंटरिंग अ डस्टी रूम। जब एक गंदा रूम होता है जिसमें धूल मिट्टी भरी हुई है, उसके अंदर अगर सनलाइट आएगी तो आपको वो आती हुई दिखेगी कि किधर से वो आ रही है और उसका एक पाथ आपको क्लियरली विजिबल होगा। तो वो जो फिनोमेना होता है ना, वो ही टिंडल इफेक्ट होता है। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी है इसकी काइनेटिक प्रॉपर्टी। काइनेटिक प्रॉपर्टी अब आप देख सकते हो, काइनेटिक जो वर्ड है वो मोशन से रिलेटेड है, तो काइनेटिक प्रॉपर्टी भी मोशन से रिलेटेड ही होगी। ब्राउनियन मूवमेंट जो होता है ये भी एक फिनोमिनन है जिसके बारे में यहाँ बताया गया है कि कंटिन्यूअस रैंडम जिगजैग मोशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। कि किसी कोलोइडल सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार एक रैंडम बिहेवियर के अंदर जिगजैग मूवमेंट देते रहते हैं, जिगजैग मूवमेंट शो करते हैं, तो वही हमारा ब्राउनियन मूवमेंट होता है। उस मूवमेंट को ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। आप देख सकते हो कि इसका कारण क्या होता है। इसका ये कारण होता है कि जो मीडियम होता है, डिस्पर्स जो कोलोइडल मीडियम होता है, उसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से टकराते हैं और रिपल्स होते हैं, इधर उधर भागते हैं, जिसकी वजह से वो जिगजैग मूवमेंट बनता है। इसी कारण से ब्राउनियन मूवमेंट भी होता है। अब इससे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है?
इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि प्रिवेंट सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स, कि पार्टिकल्स को सेटल होने से रोकता है। जब पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव करते रहेंगे तो सेटल नहीं होंगे, और इंक्रीज स्टेबिलिटी, और ये इसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ाता है। आगे देखते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल्स, की कोलोइडल पार्टिकल्स पे कौन कौन सा चार्ज होता है। बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ही होता है, बट उनको हम अब देखेंगे कि कैसे होता है। कोलोइडल पार्टिकल्स कैरी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ही कैरी करते हैं। सेम चार्जेस कॉजेस रिपल्शन एंड स्टेबिलिटी, जब सेम चार्ज के कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं तो रिपल्शन ज्यादा होता है, एक दूसरे से टकराव ज्यादा होता है, और उससे स्टेबिलिटी भी ज्यादा हो जाती है। अब एक इलेक्ट्रोफोरेसिस करके टर्म आती है ना, उसकी डेफिनेशन आप देखोगे कि मोमेंट ऑफ चार्ज कोलोइडल पार्टिकल्स अंडर एन इलेक्ट्रिकल फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब आप देख लो कि कोई कोलोइडल मीडियम है, उसके अंदर आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई, तो जो कोलोइडल पार्टिकल्स है वो सब चार्ज हो जाएंगे और फिर एक मूवमेंट शो करेंगे। तो जो कोलोइडल पार्टिकल्स मूवमेंट शो करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के इन्फ्लुएंस के अंदर, वही हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है। मूवमेंट ऑफ चार्ज कोलोइडल पार्टिकल्स अंडर इलेक्ट्रिकल फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये इसकी डेफिनेशन है। आप सिंपली इसको याद रख सकते हो। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि डिटरमाइंस नेचर ऑफ चार्ज, चार्ज के नेचर को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है कि चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हेल्प्स इन सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स को सेपरेट करने में भी ये हेल्प करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उसके अंदर पार्टिकल्स पे जो चार्ज होता है उसको यहाँ शो किया गया है। इसके बाद हम देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स ऑन कोलोइड्स, कोलोइड्स पे इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या प्रभाव होता है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स न्यूट्रलाइजेस चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल्स, की कोलोइडल पार्टिकल्स के अंदर अगर अपन इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करते हैं तो वो उस मीडियम को न्यूट्रलाइज कर देती है, एक तरीके से बैलेंस आउट कर देती है। तो रिपल्शन डिक्रीजेस एंड कोगुलेशन ओकर्स। अब जो हमारा ये कोलोइडल मीडियम है इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है और हमने इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स डाले यानी नेगेटिव चार्ज, तो चार्ज न्यूट्रल हो गया, तो इससे क्या हुआ कि रिपल्शन भी कम हो गया, क्योंकि अपोजिट चार्जेस है तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा और रिपल्शन कम हो जाएगा। और यहाँ एक कोगुलेशन बढ़ जाता है। कोगुलेशन ऐसे बढ़ता है कि एक तरीके से थिकनेस मान लो आप, या फिर वो जो ज्यादा गाढ़े हो जाते हैं, वो जो पूरा सॉल्यूशन या मीडियम है वो डेंस हो जाएगा। एक तरीके से डेंस एक सही टर्म है कि वो पूरा जो मीडियम है वो डेंस हो जाएगा, है ना। तो हार्डी स्क्यूज रूल यहाँ पर आता है इसके अंदर। इसके बारे में हम देखेंगे कि कोगुलेटिंग पावर ऑफ एन आयन इंक्रीजेस विद इट्स वैलेंसी, जैसे जैसे एक आयन की वैलेंसी बढ़ेगी उसकी कोगुलेटिंग पावर भी बढ़ जाएगी और वो मीडियम को ज्यादा कोगुलेट करेगा। इसका बेसिक ये है कि वैलेंसी अगर ज्यादा है तो कोगुलेटिंग पावर भी ज्यादा होगी। ये इसका फॉर्मूला है, आप इसको याद रख सकते हो, है ना। इसका एग्जाम्पल है ये जो तीन इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ दिए गए हैं, एल्यूमिनियम, कैल्शियम और सोडियम। इसमें बताया गया है कि इसकी वैलेंसी ज्यादा है, 3 है, और इसकी वैलेंसी 2 है, और इसकी वैलेंसी 1 ही है ना। तो अब ये एल्यूमिनियम जो है इसकी वैलेंसी ज्यादा है तो इसकी कोगुलेटिंग पावर भी ज्यादा होगी, और कैल्शियम की उससे कम और सोडियम की उससे भी कम। तो ये एक तरीके से एक इंक्रीजिंग ऑर्डर है जिसको आप याद रख सकते हो, है ना। अब आगे देखेंगे, अगली टर्म है हमारी यहाँ पर कोसर्वेशन। कोसर्वेशन क्या होता है कि जो कोलोइड्स होते हैं वो कई बार क्या होते हैं कि लेयर्स फॉर्म करते हैं। कोलोइड्स एक लेयर में फॉर्म होकर डेंस हो जाएंगे और एक लेयर में कम कोलोइड्स होंगे, तो उसी फिनोमेना को कोसर्वेशन कहा जाता है। देखिए, कोसर्वेशन इज अ प्रोसेस इन विच कोलोइड सॉल्यूशन सेपरेट्स इनटू टू लिक्विड लेयर्स। एक सॉल्यूशन दो लिक्विड लेयर्स में सेपरेट हो जाएगा, है ना, अलग हो जाएगा। when certain conditions are change, जब कुछ कुछ फिक्स कंडीशंस उसमें चेंज होती है, जब उसको बाहरी रूप से प्रभावित किया जाएगा, सर्टेन कंडीशंस उसको मिलेगी, तो जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो दो लेयर्स में बढ़ जाता है। और होता क्या है कि एक जो लिक्विड की लेयर बनेगी वो बहुत ज्यादा रिच हो जाएगी कोलोइडल पार्टिकल्स में, मतलब सारे कोलोइडल पार्टिकल्स उसी तरफ चले जाएंगे, उसी लेयर में इकट्ठे हो जाएंगे, और उस लेयर को हम लोग बोलते हैं कोसर्वेट, और इस पूरी प्रोसेस को कोसर्वेशन बोलते हैं। और जो दूसरी लेयर बचेगी है ना, अदर लेयर इज पुअर इन कोलोइडल पार्टिकल्स। जब सारे इसमें चले गए तो इसके पास कुछ नहीं बचेगा, तो इसके पास कम कोलोइडल पार्टिकल्स होंगे। अब आगे देखते हैं कि कोसर्वेशन ओकर्स ड्यू टू, होता क्यों है कोसर्वेशन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जब आप मीडियम में ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट डाल दोगे तो कोसर्वेशन होगा। चेंज इन पीएच, अगर पीएच में चेंज हो रहा है, अगर मान लो मीडियम के नेचर के अंदर एसिडिटी ज्यादा हो गई या बेसिसिटी ज्यादा हो गई, कम ज्यादा होती है, तो उसकी वजह से भी ये चेंज होता है। तो चेंज इन पीएच की वजह से कोसर्वेशन होता है। और चेंज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है या कम हो रहा है तो उसकी वजह से भी ज्यादा होता है।
एक चीज ध्यान रखिएगा कि ज्यादा अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो पार्टिकल्स की मूवमेंट ज्यादा बढ़ती है हीट की वजह से, और इस वजह से भी कंजर्वेशन होता है। टाइप्स ऑफ कंजर्वेशन देखेंगे कि किस किस टाइप के कंजर्वेशन होते हैं। हमारे यहाँ इस कोर्स में दो कंजर्वेशन के टाइप्स मेनली दिए गए हैं। एक हमारा सिंपल कंजर्वेशन होता है और दूसरा हमारा कॉम्प्लेक्स कंजर्वेशन होता है। सिंपल से आप देख सकते हो कि नाम ही सिंपल है, तो एक सिंगल लेयर बनेगी, मतलब एक सिंगल कोलोइडल सॉल्यूशन से ही वो बन जाएगा। देखिए हम देखते हैं कि सिंपल कंजर्वेशन की डेफिनेशन है, सिंपल कंजर्वेशन ओकर्स व्हेन अ सिंगल कोलोइड सेपरेट्स। जब एक सिंगल कोलोइड सेपरेट होता है ड्यू टू एक्सटर्नल चेंजेस। एक्सटर्नल चेंजेस ये हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स, पीएच और टेम्परेचर की वजह से अगर सिंगल कोलोइडल सेपरेट होता है तो उसको हम बोलते हैं सिंपल कंजर्वेशन। अब इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो हमने पहले भी देखा। एडिशन ऑफ अल्कोहल या नया दिया गया, तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि अल्कोहल के एडिशन से भी सिंपल कंजर्वेशन होता है और चेंज इन टेम्परेचर भी है। इसके एग्जांपल है कि जो जिलेटिन होता है उसके साथ अगर आप सोडियम सल्फेट को ऐड करोगे तो कंजर्वेशन होगा, क्योंकि जिलेटिन पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, इस वजह से कंजर्वेशन होता है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? इन्वॉल्व्स ओनली वन कोलोइड, ये सिर्फ सिंगल कोलोइड को ऐड वो करता है, इंक्लूड करता है, तभी ये सिंपल कंजर्वेशन है। इजी टू प्रोड्यूस, आसानी से बन जाता है, और यूज्ड इन माइक्रो इनकैप्सुलेशन। माइक्रो इनकैप्सुलेशन क्या होता है? ये ड्रग फॉर्मुलेशन में बहुत ही काम आता है। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा मेन ड्रग होता है उसको छोटे छोटे पार्टिकल से कोट कर दिया जाता है, इनक्लोज कर दिया जाता है कैप्सूल के रूप में। उससे क्या होता है, कई प्रॉपर्टीज दिखती है आपको कि उसका हम डिले कंट्रोल कर सकते हैं कि कब वो ड्रग एक्ट करे बॉडी में, और वो उसको प्रोटेक्ट भी करता है, तो प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करवाता है। तो इनकैप्सुलेशन वो प्रोसेस होती है। आगे हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स कंजर्वेशन क्या होती है। अब सिंपल कंजर्वेशन आपने देख ली, सिंगल कोलोइड वाली। अब कॉम्प्लेक्स कंजर्वेशन क्या होगी कि जिसके अंदर एक से ज्यादा कोलोइड्स हो। तो कॉम्प्लेक्स कंजर्वेशन ऑकर्स ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज्ड कोलोइड्स। जब दो अपोजिटली चार्ज कोलोइड्स इंटरेक्ट करते हैं तब कॉम्प्लेक्स कंजर्वेशन होती है। इसका एग्जांपल है जिलेटिन जो पॉजिटिव चार्ज है, और गम अकेशिया जो नेगेटिव चार्ज है। उसमें दोनों पॉजिटिव चार्ज थे, इसमें है गम अकेशिया जो कि एक नेगेटिव चार्ज है। और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगे? अब आप देख रहे हो कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव चार्ज है, तो कोगुलेशन भी होगा इसमें। तो इस वजह से इट इन्वॉल्व्स टू कोलोइड, इसमें दो कोलोइड्स होते हैं। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे अपोजिट चार्ज, और स्टेबल कोसर्वेट्स आर फॉर्म, स्टेबल कोसर्वेट्स बन जाएंगे, है ना। और इसके बाद क्या होगा? यूज ऑफ कंजर्वेशन, कि कंजर्वेशन का क्या यूज होता है। माइक्रो इनकैप्सुलेशन ऑफ ड्रग्स, कि माइक्रो इनकैप्सुलेशन ड्रग्स की जाती है। मैंने आपको बताया कि एक ड्रग के ऊपर छोटे छोटे पार्टिकल्स की लेयर बनाकर उसको इनकैप कर दिया जाता है, उसी को इनकैप्सुलेशन कहते हैं, है ना। कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स, ड्रग की डिलीवरी कंट्रोल करने में, मतलब कब वो ड्रग एक्ट करे उसके अंदर ये यूज होता है। टेस्ट मास्किंग ऑफ बिटर ड्रग्स, कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो उनका टेस्ट इतना बिटर होता है कि उनका कंजप्शन नहीं किया जा सकता, इसलिए उसके ऊपर एक ऐसी लेयर बना दी जाती है जो तो या तो टेस्टलेस होगी या उनका कुछ अच्छा टेस्ट होगा, ताकि पेशेंट उसको आराम से ले सके। प्रोटेक्शन फ्रॉम मॉइस्चर एंड लाइट, ये इसको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करवाने के लिए यूज होता है ना। ये आप इसका डायग्राम देख सकते हो जिससे आप आसानी से समझ पाओ। ये कॉम्प्लेक्स कंजर्वेशन का डायग्राम है। इसके बाद हम देखेंगे कि पेप्टाइजेशन क्या होता है। पेप्टाइजेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर आप बने हुए प्रेसिपिटेट को फिर से जो हमारा कोलोइडल जो पार्टिकल्स है उसमें कन्वर्ट कर लो, है ना। इसकी डेफिनेशन है, पेप्टाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्रेसिपिटेट इनटू कोलोइडल सॉल्यूशन बाय एडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। उस सॉल्यूशन प्रेसिपिटेट के साथ इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करते हैं जिससे वो फिर से टूट जाता है वापस अपने कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर। तो हम देखेंगे कि इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। A precipitate can be converted back into colloidal solution by adding small quantity of electrolytes। एक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स को ऐड करके प्रिसिपिटेट को हम फिर से कोलोइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब पेप्टाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? पेप्टाइजेशन प्रोसेस में यूज होने वाला ही पेप्टाइजिंग एजेंट होगा, है ना। द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन पेप्टाइजेशन, वो इलेक्ट्रोलाइट जो पेप्टाइजेशन में यूज होते हैं उन्हीं को हम पेप्टाइजिंग एजेंट बोलते हैं, है ना। इट गिव्स चार्ज टू पार्टिकल्स एंड ब्रेक्स द प्रेसिपिटेट, जो पार्टिकल्स होते हैं उनको चार्ज प्रोवाइड करेगा, उनको चार्ज कर देगा और प्रेसिपिटेट को तोड़ देगा कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर। अब इसके एग्जांपल्स है फेरिक हाइड्रोक्साइड।
फेरिक हाइड्रोक्साइड एक प्रिसिपिटेट है जिसके साथ हम FeCl3 को इंटरेक्ट करवाएंगे और ये FeOS3 फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से प्रिसिपिटेट को वापस कोलोइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर दिया गया है ना। एक सिल्वर क्लोराइड का एग्जांपल है। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है ना, आप इसको याद रख सकते हो। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशंस के प्रिपरेशन में यूज होता है। इंपॉर्टेंट इन फार्मास्यूटिकल सस्पेंशंस, फार्मास्यूटिकल सस्पेंशंस के फॉर्मेशन में भी काम आता है। इंश्योर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल, सस्पेंशन आपको आगे डिटेल में पढ़ाए जाएंगे तो आप चिंता ना करें। इंश्योर्स यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल एक यूनिफॉर्म एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो उसके लिए भी ये यूज किया जाता है। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो यहीं तक था। आज हमने पेप्टाइजेशन कवर किया, कंजर्वेशन कवर किया और कुछ प्रॉपर्टीज देखी। मेनली हमने कुछ इफेक्ट्स जैसे देखे जो हमारा जैसे टेंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मूवमेंट और इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या प्रभाव होता है कोलोइड्स पे वो देखा। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर से करें। कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और याद रखिए वीडियो के लेक्चर नोट्स आपको हमारे कटारिया फार्मेसी के ऐप पे मिलेंगे, तो आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो thank you so much for watching. Keep learning, keep studying.